Students, we will discuss about today the learning. सीखने के सहायक कारक कौन से हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। सीखने के लिए सहायक कारक या इसको हम अनुकूल परिस्थितियां भी कह सकते हैं। तो सीखने के लिए आवश्यक जो कारक हैं, जो उसको सहायता प्रदान करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी या आवश्यक कारक है, पहला कारक किसी भी जिसको भी सीखना है उसके लिए उसकी शारीरिक अवस्था या कारक। विभिन्न कार्यों का स्वभाव की अगर बात करें तो अलग अलग रहता है, अलग अलग कार्यों का और अलग अलग स्वभाव रहता है, और उन कार्यों को सीखने के लिए हमें विभिन्न विधियों का उपयोग करना पड़ता है। तो जब विभिन्न विधियों का प्रयोग हम करते हैं तो उसके लिए एक जो भी विधि का प्रयोग करना चाहते हैं, विधियों का प्रयोग करना चाहते हैं, उन विधियों में एक आयु का निर्धारण भी रहता है, क्योंकि एक निश्चित आयु में ही किसी कार्य को सीखने की, अगर हम कार्यों के स्वभाव की बात करें तो अलग अलग कार्यों का अलग अलग स्वभाव होता है और उसको सीखने के लिए अलग अलग अवस्था या आयु की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि किसी बालक को चलना सिखाना है तो उसके लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण होना आवश्यक है। हम उसको जन्म लेते ही हम उसको चलना नहीं सिखा सकते, उसके अंगों का परिपक्व होना भी आवश्यक है। तो इसलिए जो भी कार्य को सीखने के लिए उसकी पहली जो आवश्यकता है वो है आयु। उसके लिए जो सबसे पहला सहायक कारक है उसकी आयु है, और दूसरा है उसकी शरीर की परिपक्वता। अगर शरीर परिपक्व होगा तो ही उस कार्य को वो सही ढंग से सीख पाएगा। अगर शरीर परिपक्व नहीं है और उस कार्य को वो सीखता है, किसी भी कार्य को, चाहे वो प्राणी है चाहे वो बालक है, तो परिपक्व ना होने के कारण अगर जो भी कार्य उसके द्वारा सीखा जाता है तो वो पूर्णतः सही ढंग से नहीं होगा। तो उसके लिए दो आवश्यक तत्व या दो कारक आवश्यक है शरीर के लिए। पहला कारक है आयु और दूसरा है उसकी परिपक्वता, और उसके साथ साथ तीसरा शारीरिक कारक है स्वास्थ्य। यह हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसी कार्य को सीखने के लिए मस्तिष्क का कार्य रहता है, परंतु उससे पहले उसका शरीर। अगर शरीर हमारा स्वस्थ है तो किसी भी कार्य को आसानी से सीख सकते हैं, और अगर शारीरिक रूप से हम अस्वस्थ हैं तो उस कार्य को हम सही ढंग से नहीं सीख सकते। तो इसके लिए सबसे जरूरी है शरीर का स्वस्थ होना। अगर स्वास्थ्य सही है तो किसी कार्य को भी वह आसानी से सीख सकता है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस कार्य को सीखने में उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसका सहायक कारक तीसरा शारीरिक का, उसका स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। अगर स्वस्थ अगर बालक है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण और उसको सही ढंग से सीख सकता है। तीसरा शारीरिक कारक के अंतर्गत आता है लिंग भेद। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि विभिन्न कार्यों का स्वभाव विभिन्न होता है। तो अगर हम बात करें स्त्री और पुरुष, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्त्रियां बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं, जैसे कि आटा गूंदना या रोटी पकाना। उस कार्य को स्त्रियां बहुत अच्छे से कर सकती हैं क्योंकि उनके शरीर की बनावट ही ऐसी होती है। बुनाई का काम है, कताई का काम है, और पुरुष इसके मुकाबले में वह दूसरे कार्य जैसे शारीरिक श्रम वाले कार्य हैं वो अधिक अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। इसलिए उनको वो कार्य सिखाए जाते हैं जो उनके शरीर के अनुसार स्त्रियां कर सकती हैं, और जो पुरुष कर सकते हैं उनको वो
लिंग भेद भी अपना एक विशेष स्थान रखता है और उस पर सबसे सहायक कारक रहता है शारीरिक अवस्था के लिए, क्योंकि लिंग भेद के द्वारा ही अनेक कार्य ऐसे रहते हैं जो स्त्रियां सीख सकती हैं और अनेक कार्य ऐसे रहते हैं जो केवल पुरुष ही सीख सकते हैं। इसलिए हम कारक की बात जो करने जा रहे हैं वह है उसका अंतरस्रावी ग्रंथियां। शारीरिक कारक में अंतरस्रावी ग्रंथि, ये हम अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य या व्यक्ति के शरीर में अलग अलग अवस्थाओं में उसकी अंतरस्रावी ग्रंथियां भी रहती हैं और वो अपने कार्य को अपने अनुसार करती हैं, क्योंकि उन ग्रंथियों में अनेक प्रकार के रस निकलते हैं और वो रस अपना अपना कार्य करते हैं। तो इन अंतरस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो भी रस, मान लीजिए भय है, चिंता है, तो अंतरस्रावी ग्रंथियां जो है वह वैसे रस को पैदा कर देती है। अगर बालक भयभीत होता है तो उसके सीखने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलेगी, और अगर बालक उत्साह से सीखता है तो उसमें वही अंतरस्रावी ग्रंथियां वैसे रस उत्पन्न करेगी। तो इसलिए कहा भी जाता है कि किसी भी बालक को या प्राणी को हम सिखाते हैं तो उसके साथ वैसा व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सीख सकता है, उसके साथ उत्साहजनक, क्योंकि उसकी अंतरस्रावी ग्रंथियों से जो भी रस प्रतिपादित होते हैं वो उसके लिए अच्छे या गलत साबित हो सकते हैं, उसके परिणाम में। तो इसलिए उसकी जो अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं जैसा वो रस उत्पन्न करेंगी वैसे ही उसके सीखने की प्रक्रिया में भी प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरस्रावी ग्रंथियों के बाद, ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट हमारा है उसके संवेग। संवेगों का भी शारीरिक क्रिया के ऊपर बहुत प्रभाव रहता है। मान लीजिए किसी कार्य को उत्तेजित होकर के हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के लिए हमें उत्साह चाहिए होता है, तो उसके संवेग अपना कार्य करते हैं। संवेग का प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है, तो शरीर उसी प्रकार से सीखने के लिए, मान लीजिए आपको थकान हो गई है, किसी भी कार्य को करने से पहले आपको थकान या ऊब महसूस हो रही है, उस कार्य को आप अच्छे ढंग से नहीं सीख सकेंगे। तो उसके लिए आवश्यक है संवेग का एक संतुलित होना। अगर संवेग संतुलित है तो शरीर भी संतुलित रहेगा। अगर संवेगात्मक रूप से हम संतुलित नहीं है, असंतुलित है, तो शरीर भी हमारा असंतुलित हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शारीरिक कारकों के बाद नेक्स्ट कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक कारक की अगर हम बात करें तो भौतिक कारक के लिए हम अगर ये बात करें तो भौगोलिक कारक भी उसको रह सकते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ, सीखने के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मौसम, जैसे मौसम की बात करें, सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, वायुमंडल का दाब, नमी वाले क्षेत्र, अधिक नमी वाले क्षेत्र, या जिन क्षेत्रों में संतुलित जलवायु रहती है, तो भौतिक कारक भी हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। अगर मान लीजिए बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो हमें कुछ सीखने को कहा जाए कि ये कार्य करो, ये सीखो, तो हम उस कार्य को अच्छे ढंग से नहीं सीखेंगे। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि अत्यधिक गर्मी में हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सर्दी में अपना, उन कार्यों का स्वभाव अलग है, हमने पहली बार किए, तो वो कार्य सर्दी में सीखने के लायक होते हैं। तो मौसम का भी, जलवायु का भी उस हमारे सीखने पे प्रभाव डालता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, और जलवायु के अनुसार हमारे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव अवश्य रूप से पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट कारक है वो है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक में सबसे पहला जो कारक है वह है चालक या ड्राइवर।
वुडवर्थ ने इसके बारे में एक डेफिनेशन दी, उसको मैं बताना चाहूँगा आपको कि उन्होंने कहा है कि बालक के या चालक की शक्तिशाली वह उत्तेजनाएं हैं जो उसके सीखने पर प्रभाव डालती हैं और उसको शक्तिशाली बनाती हैं, और वो जो उत्तेजनाएं जितनी अधिक शक्तिशाली होंगी, जितनी अधिक प्रभावशाली होंगी, और उतना ही उसके द्वारा जो सीखा जाना है वो उसको प्रभावित करेगा। तो दूसरी बात हम चालक के बाद हम जो दूसरी बात करने जा रहे हैं वह है विभेदीकरण। मनोवैज्ञानिक कारकों में विभेदीकरण कारक भी अपना प्रभाव डालता है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी वस्तुओं में भेद रहता है, किसी भी व्यक्ति में भेद रहता है, किसी स्थानों में भी भेद रहता है। तो भेदीकरण की जो स्थिति है, जो भेद अलग अलग प्रकार से भेदीकरण की जो स्थिति है, वो भी हमारे कार्यों को सीखने में अपना प्रभाव डालती है। तीसरा हम बात करेंगे, चालक की बात की, उसके बाद हमने बात की हमारे नेक्स्ट कारक इसके भेदीकरण की, और अब हम बात करेंगे सुगमता। ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए उसमें अगर सरल ढंग से सीखा गया कोई भी कार्य है तो वो अपना प्रभाव अलग ढंग से डालता है। अगर कोई कार्य सरलता से किया जा रहा है, सुगमता से सीखा जा रहा है, तो उस कार्य को सीखने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा, इसलिए हम उस कार्य को जल्दी से सीख भी जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक कार्य का, कि किसी भी कार्य को अगर उसको सुगमता से सीखा जा रहा है तो हम उस कार्य को बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। अगर उसी कार्य को जटिलता से सीखा जा रहा है, जटिलता अर्थात उसके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए कि ये कार्य बहुत जटिल है तो ऐसे नहीं किया जाएगा, मान लीजिए इस बात को कह दें, तो वो कार्य को आसानी से नहीं सीख सकेगा। अगर ये कहा जाए किसी भी बालक को कि तुम इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हो, तो उस कार्य को वह सुगमता से सीख जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद प्रभावित करने वाला जो कारक है, उसको सहायक कारक है, वह है उसका नेक्स्ट विरोध या बाधा। चौथा मनोवैज्ञानिक कारक है विरोध या बाधा। अब विरोध या बाधा की स्थिति में दो प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। मान लीजिए किसी को ये कह दिया जाए कि वो कार्य कर ही नहीं सकता, तो वो कार्य को छोड़ देगा, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता, इस कार्य को मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। या दूसरी परिस्थिति ये होगी, उसके लिए विरोध या बाधा पैदा कर दी गई कि इस कार्य को तो नहीं कर सकता, और वो कहता है कि इस कार्य को मैं क्यों नहीं कर सकता, इस कार्य को मैं करके अवश्य देखूंगा। और जब उस कार्य को उसके द्वारा किया जाता है तो वो ज़्यादा उसका प्रभाव भी अधिक पड़ता है और वो उस कार्य को जल्दी से सीख भी जाता है। कई बार कहा जाता है कि बाधाएं और अपने आप में ऑब्स्टैकल्स जो हैं वो कार्य को, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अति सहयोगी होती है और उसको अति अच्छे ढंग से उसको सीख सकता है बालक। जैसे मान लीजिए किसी कार्य के लिए एक ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि किस प्रकार से वोकदेव का एक उदाहरण मैं लेना चाहूँगा। वोकदेव, एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि वोकदेव नाम का एक बालक था, उसने वो बहुत ही ज़्यादा नालायक था, उसके बारे में कहा जाता था कि ये कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए बाधा ही एक तरह से बाधा ही थी कि तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो बालक धीरे धीरे करते करते वो सीखने की उसकी प्रक्रिया ढीली पड़ गई, वो उस ढंग से अच्छे ढंग से नहीं सीख पाया। और एक दिन वो बालक रास्ते में जा रहा था, बड़ा हताश हुआ, तो उसने देखा कि एक कुएं के मंडेर पर निशान पड़े हुए। तो उसने देखा कि ये निशान क्यों पड़े, तो उसने देखा कि एक रस्सी जो थी, रस्सी के द्वारा पहले पुराने जमाने में कुओं से पानी लिया जाता था, तो वो रस्सी के निशान उस मंडेर पर पड़े हुए थे। तो उसने ये विचार किया कि अगर ये रस्सी के द्वारा
अगर निशान पढ़ सकते हैं तो मैं भी किसी कार्य को क्यों नहीं सीख सकता। तो इसलिए यह भी माना जाता है कि बाधाएं या विरोध भी कई बार ऐसा मनोवैज्ञानिक कारक है जो सीखने को अति प्रभावशील बना सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद जो विभिन्न क्रियाओं का संगठन। क्रियाओं का संगठन बालक द्वारा या प्राणी द्वारा जो भी सीखा जाता है वो विभिन्न क्रियाओं का संगठित रूप होता है। किसी भी एक क्रिया के द्वारा मान लीजिए कोई बालक या प्राणी भागना सीखना चाहता है, उसको भागना सिखाना है तो उसके लिए एक ही क्रिया नहीं है कि सिर्फ उसके कदम चले, उसके द्वारा विभिन्न क्रियाओं का, उसके हाथ पाँव, उसके द्वारा जो देखा जा रहा है, उसकी आँखें तथा उसकी ज्ञान इंद्रिय उसके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। तो इन विभिन्न क्रियाओं के संगठन का भी उसके सीखने पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उसके सीखने को ज़्यादा स्थायी बनाता है। नेक्स्ट है इसके साथ साथ संकेत। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है संकेत भी सीखने में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि एक संकेत जब मिल जाता है हमें कोई सिंबल मिल जाता है कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, तो उसका जो सीखना है वो ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। और इस अनुसार आज हमने जो बात की वो दो कारकों की बात की, एक शारीरिक कारक सीखने के लिए जो सहायक है और दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। बाकी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में।